सबसे पहले देखेंगे पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, और उससे भी पहले देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसके अलग अलग नाम है। इसको द्रव्य भी कहते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी परिभाषा होती है वो यही होती है कि जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। पदार्थ कहलाता है। तो ऐसी कोई वस्तु है पृथ्वी पर जिसमें द्रव्यमान नहीं हो और जो स्थान भी न घेरे? ऐसी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उनमें हम एक एक चीज़ को अगर देखना चाहें तो ऐसी हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो इन दोनों को पूरा नहीं करती हो। यानी जो धरती है, पृथ्वी है, हमें जो भी सामने दिख रहा है वो सारे पदार्थ हैं। ये पेन पदार्थ है क्योंकि स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान है। छोटा सा ये बटन है, ये भी पदार्थ है, स्थान घेरता है। आदमी पदार्थ है, पशु पदार्थ है, पानी पदार्थ है, वायु स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ है। तो अब अगर हम हमारे चारों तरफ देखें कि पदार्थ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें 3 प्रकार के मिलेंगे। जैसे एक तो ये इस प्रकार का मेज है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है हमारे सामने जल है, दूध है, छाछ है, इस टाइप के। और कुछ जो हमारे आँख से दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस होती है, गैस है। तो पदार्थ के टोटल मिलाकर इसके 3 अवस्था होती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में देने वाली है। अब 2 नाम आ गए हमारे पास, द्रव्य और द्रव। दोनों एक नहीं है, दोनों में फर्क है। द्रव्य जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। और द्रव, ये द्रव्य का एक प्रकार है जो बहता है, तरल पदार्थ जो होता है। तो ये द्रव और द्रव्य में फर्क होता है, यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ दिक्कत आती है जो एकदम ज़्यादातर 9वीं 10वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, ध्यान कम दे पाते हैं, उनके सामने ये परेशानी आती है। द्रव्य और द्रव को एक मानकर चलते हैं जबकि अलग अलग हैं। तो अब इन तीनों में क्या क्या अंतर है? ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें फर्क कैसे आ गया? ये तरल के रूप में क्यों नहीं है, हवा के रूप में क्यों नहीं है? तो यहाँ पर इनके जो अवयवी कण हैं उनमें आकर्षण बल होता है, उस पर सारी बातें निर्भर होती है। जब इनके अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल मजबूत होता है तो वो एक साथ दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े रह जाते हैं, तो वो ठोस रूप आ जाता है। और थोड़ा सा अगर ढीला बंधन हो तो द्रव रूप, और भी ढीला हो तो गैस रूप। तो मुख्य रूप से इनमें जो अंतर जो होता है तीनों में, वो तीनों में अंतर मुख्य रूप से 2 बातों पर होता है। एक तो इनके बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल कितना है, मुख्य रूप से तो वो एक ही है, मुख्य रूप से तो एक ही है, लेकिन दूसरा भी है, वो आगे पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें जो अंतर होता है वो होता है अंतराण्विक, अंतर आणविक आकर्षण बल। यहाँ पर हम आणविक लिख रहे हैं, ये परमाणु भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, तो कणों के बीच में होता है। तो सबसे पहले मान लिया हमारे पास ये एक पात्र है, ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसमें ये गैस के कण है, दूर दूर है, और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है।
और गतिज ऊर्जा के कारण वो तेज़ी से गति करते रहते हैं। एक कण यहाँ से आया, एक कण यहाँ से आया, दोनों इस तरीके से पार कर गई। क्यों रुके नहीं? क्यों नहीं रुके? कि इसके पास भी ताकत है, एनर्जी पूरी है, इसके पास भी एनर्जी पूरी है, तेज़ी से निकल गए साथ में। तो इनमें जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ये एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हो पाता, इनका एक पास दूसरे के पास रुकते ही नहीं है, और रुकेंगे नहीं तो इनमें आकर्षण बल नहीं होगा। इस कारण इनका आकर्षण बल सबसे कम होता है यहाँ पर ये, और ये गैस अवस्था होती है। इसका जो आकार है, आकार वो पात्र पर निर्भर करेगा कितना बड़ा है। अगर छोटे से पात्र में रखेंगे तो इसका थोड़ा सा हो जाएगा, और बड़े पात्र में रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये जो आयतन है उस पर निर्भर करेगा। आकार गैस का कुछ होता ही नहीं है, तो इसका आकार नहीं होता। आयतन भी इसका कोई निश्चित नहीं है। क्यों? किसी गैस को हमने छोटे पात्र में रख लिया तो आयतन थोड़ा सा है, बड़ा पात्र ले लिया तो फैल गई, तो आयतन भी इसका नहीं होता। लेकिन इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। अब हमने इसका जो आकर्षण बल है अणुओं के बीच का, इस अणुओं के बीच के आकर्षण बल को हमने बढ़ा दिया। किस तरीके से बढ़ाया? एक तो इसका ताप कम कर दिया और ऊपर से दबाव लगा दिया। तो पहले ये सारे अणु इतने दूर दूर थे, अब इनको नज़दीक आना पड़ेगा। अब इन सबको यहाँ तक आना पड़ेगा। ये दबाव लगा दिया, ये अब सारे इसके अणु हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए। साथ में इसका ताप कम कर दिया, और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, और हमने यहाँ ताप कम कर दिया तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, इनकी गति वो धीमी पड़ जाएगी, और गति धीमी पड़ जाएगी तो थोड़ा सा आकर्षण हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर इन अणुओं के बीच में कुछ आकर्षण हो जाता है, लेकिन वो आकर्षण इतना ही रहता है कि इसके अंदर रहेंगे। अब इससे इसकी जो लिमिट है, जो सीमा है, इस सीमा से बाहर नहीं जा पाएंगे। गैस में कोई लिमिट नहीं थी, ये अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ये कहीं पर भी जा सकता है। ये अणु है यहाँ कहीं पर भी घूमने के लिए स्वतंत्र है अपनी सीमा के अंदर। तो इसका आकार, आयतन, द्रव्यमान में क्या है? आकार निर्भर करेगा पात्र के अनुसार। जिस प्रकार का पात्र ले लिया वैसा ही आकार। इस द्रव को हमने गिलास में ले लिया वैसा आकार हो गया, बीकर में ले लिया वैसा आकार हो गया, कोई और पात्र में ले लिया वैसा आकार हो गया। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। या इसमें 1 लीटर है तो दूसरे में लेंगे वो भी 1 लीटर रहेगा, तीसरे में लेंगे वो भी 1 लीटर रहेगा। अगर हमने यहाँ पर हमारे पास पात्र है वो 5 लीटर का, और उसमें हमने डाल लिया 1 लीटर, दूसरा पात्र हमने ले लिया 10 लीटर का और उसमें ये डाल दिया तो वो भी 1 लीटर रहेगा। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तित नहीं होगा, और द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं होता, ये भी निश्चित रहेगा। अब इसके ऊपर दबाव और भी बढ़ा दिया मान लिया, और इसका तापमान और कम कर दिया। अब दबाव बढ़ा दिया तो अब ये यहाँ पर आ गया। अब सारे अणु एक दूसरे के नज़दीक आ गए, सारे अणु एक दूसरे के नज़दीक आ गए, चिपक गए। अब आकर्षण बल कुछ और बढ़ गए, और अब आकर्षण बल बढ़ गया तो अब ये ठोस रूप आ गया, और ठोस रूप का आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, द्रव्यमान भी निश्चित। तो अब तीनों निश्चित हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से इसके जो पदार्थ के जो 3 प्रकार हैं, उनमें जो मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो अंतर आणविक आकर्षण बल का होता है। तो ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। एक और कारक होता है इसको प्रभावित करने वाला, इसमें नाम भी आया था गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप ऊष्मा से संबंधित है। तो यहाँ पर जो इसके जो कारक होंगे वो कारक 2 पर निर्भर करते हैं, और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। और ये दोनों विरोधी कारक है एक दूसरे के विरोधी। कैसे? ऊष्मा बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज़्यादा तेज गति करेंगे, और जब ज़्यादा तेज गति करेंगे तो एक दूसरे के पास आकर्षण बल कम हो जाएगा।
विरोधी हो गए, इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया। इस कारण ये दोनों को हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन ये दोनों पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करते हैं कि पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, ये दोनों कारक निर्भर करते हैं। यहाँ पर जो हमने 3 पढ़े हैं, इनमें से ठोस के जो अणु हैं वो अपनी एक जगह निश्चित रहेंगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। केवल अपने कण जो मध्य स्थिति है उसके इर्द गिर्द केवल कंपन कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं, बस ये केवल इस प्रकार से, बस ये नहीं कि यह यहाँ से यहाँ चला गया। द्रव में द्रव की सीमा के अंदर रहेंगे, ये द्रव की सीमा हमने मानी थी इतनी, इसके अंदर ये कहीं पर भी जा सकते हैं। गैस में ये पात्र की सीमा रहेगी, इसमें कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ठोस, द्रव और गैस में से द्रव और गैस के अणु इस प्रकार के होते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठोस के अणु नहीं जा सकते, वो केवल कंपन करेंगे। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं तो उनमें हम कहेंगे कि इनका प्रवाह हो सकता है, प्रवाह हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बह सकते हैं फलन। और जो बह सकते हैं उसको तरल कहते हैं। इसके कारण गैस और द्रव, इन दो को तरल कहा जाता है, लिक्विड। तो तरल कहने का कारण यही हो गया कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं और उसी को तरल कहते हैं। तो द्रव और गैस ये दो तरल होते हैं। ये तो हो गया पदार्थ के बारे में। अब अपना जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। तो अब हम सिर्फ ठोस पर ध्यान रखेंगे, द्रव और गैस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। तो मुख्य रूप से हम ठोस का देखेंगे। तो सबसे पहले जब इस चैप्टर को शुरू करना है तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि ठोस के लक्षण क्या क्या है। और ठोस के लक्षण में ज़्यादातर तो हम इस पर जिक्र कर चुके हैं, ज़्यादातर का जिक्र कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम लिखते हैं ठोस के अभिलक्षण। कौन कौन से होंगे? ये पहला क्या क्या कि इसका द्रव्यमान निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा। तो पहला लक्षण तो होता है निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकार, तीनों निश्चित होंगे। द्रव में क्या होता है? द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस में क्या होता है? केवल द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन और आकार निश्चित नहीं होते। दूसरा हमने अभी पढ़ा था, इसको प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ को जो गुण होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। दूसरा हमने पढ़ा है अंतराण्विक आकर्षण बल। कैसा होता है ठोस में? ठोस के अणु एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटे हुए होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होंगे। और सटे हुए तभी होंगे जब इनके बीच में आकर्षण बल प्रबल होगा। तो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो प्रबल होता है। और जब जैसे मान लिया ये है, ये इनके बीच में अगर आकर्षण बल प्रबल होगा तो इस तरीके से सटे हुए होंगे, और सटे हुए होंगे तो इनके बीच की दूरी नहीं है, बहुत ही कम होगी। तो तीसरा इसका गुण हो जाता है अंतराण्विक दूरी, ये बहुत ही कम होती है। और क्या विशेषता होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो केवल अपने स्थान के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं। निश्चित स्थान के इर्द गिर्द कंपन या दोलन करेंगे। एक विशेषता और आ जाएगी, जब ये अणु एक दूसरे के साथ इतने चिपके हुए होंगे तो यहाँ पर हमारे पास हाथ रखने के लिए जगह नहीं है, दबाएंगे तो ये दबेंगे नहीं,
कठोर हो जाएगी। तो अगला गुण इसका हो जाता है अस्पिंडे तथा कठोर। अस्पिंडे किससे कहते हैं? स्पिंडे उसे कहते हैं जो दबाने से दब जाए। फोम होता है, फोम को दबा दिया, दब गया, तो वो स्पिंडे है। गुब्बारा फुला हुआ है, दबा दिया, दब जाएगा थोड़ा, स्पिंडे है। लेकिन लोहा है, इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा, अस्पिंडे। तो अस्पिंडे उसको कहते हैं जो दबाने से नहीं दबता है, अस्पिंडे कहलाएगा। और अस्पिंड है तो कठोर भी होगा। तो ये मुख्य रूप से ठोस है, इसके ये अभिलक्षण होंगे। सारे मैंने पहले भी पढ़ चुके थे। इसमें मुख्य अलग अलग तरीके से इनको हमने बांट लिया कि इनका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। इनका आकर्षण बल, अंतराणु आकर्षण बल प्रबल होगा, और प्रबल होने के कारण ये अस्पिंडे और कठोर होंगे, और प्रबल होने के कारण इनके बीच की दूरी कम होगी, और प्रबल होने के कारण ये इनके जो कण हैं वो अपने निश्चित स्थान के इर्द गिर्द केवल कंपन कर पाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारा हो गया हमारा पदार्थ के प्रकार का, ठोस का। अब आगे चलते हैं। अब ठोस भी कितने प्रकार का है। ठोस को देखने में तो हमारे आँख से देखने में तो हमें कोई ज़्यादा महसूस नहीं होता। कोई नरम मुलायम ठोस है, कोई कठोर ठोस है, इतना ही कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी की कोई आकृति बार बार एक ही जैसी रह जाती है, किसी की आकृति बदलती रहती है, केवल हम इतना ही बता पाए। लेकिन रसायन की गहराई में जाकर देखते हैं तब ठोस के हमारे पास दो प्रकार हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार देखेंगे तो हमें दो प्रकार प्राप्त होंगे, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। इनको कहते हैं क्रिस्टलाइन और इसको कहते हैं एमोर्फस। एमोर्फस यहाँ पर अब हम बारी बारी से दोनों का अंतर भी पढ़ते चलेंगे और साथ में इनकी विशेषता भी देखते चलेंगे, तो दोनों एक साथ हो जाएगा काम। इनके बारे में जो हमारी सोच है वो भी एकदम क्लियर होती जाएगी और दोनों में अंतर भी आता जाएगा और हमारी समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एमोर्फस का नाम देते हैं। एमोर्फस का होता है ए और मोर्फस। ए का मतलब होता है नो और मोर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म, जिसकी कोई संरचना नहीं हो। उसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आगे तो बाद में आएंगे इसके जो दोनों में अंतर क्या क्या होंगे। मान लिया हमारे पास एक बक्सा है और उसमें हमारे पास 100 सफ़ेद रंग की बॉल है और 100 काले रंग की बॉल है। टोटल हमारे पास 200 बॉल है और वो इतना बड़ा बक्सा है कि वो 200 बॉल उसके अंदर आ सकती है। अब उन 200 बॉल को उस बक्से के अंदर रखना है तो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आए वैसे रख दिया, बस बिना देखे, बिना कि इसकी व्यवस्था बनाए और सिद्ध 200 बॉल को एक साथ पटक दिया और बक्सा पूरा भर गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि बारी बारी से एक बार सफ़ेद, एक बार काली, एक बार सफ़ेद, एक बार काली, शुरुआत में बक्से के नीचे पेंदे में इनको रखते जाएं, फिर दूसरी पंक्ति रखें, फिर तीसरी पंक्ति रखें और फिर उनके ऊपर रखते जाएं। इस प्रकार से सुव्यवस्थित रखें। तो दो तरीके हो गए। पहले हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी, ऐसे ही डाल दिया सबको, और दूसरे में सारी व्यवस्था रख दी।
अब दोनों का हम अंतर देखें तो हमें स्पष्ट दिखेगा। जो हमने ऐसे ही डाल दिया, उसकी कोई संरचना ही नहीं है, उसकी कोई ज्यामिति नहीं है, उसके बारे में हम कोई बता भी नहीं सकते कि एक हमारे पास अणु आ गया तो उसके बाद दूसरा अणु किस प्रकार का होगा या अवयवीकरण किस प्रकार का होगा, नहीं बता सकते। वो एकष्टलीय अवस्था है। जबकि हमने एक में बार काली फिर सफ़ेद फिर काली फिर सफ़ेद इस तरीके से क्रम में रखा है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं हमारे पास सफ़ेद आ गई तो हम कब बता सकते हैं कि आगे कौन सी आएगी, कि काली आएगी। यहाँ पर एक निश्चित ज्यामिति बनेगी, ये क्रिस्टलीय अवस्था है। तो क्रिस्टल और अक्रिस्टल में सबसे पहला अंतर ज्यामिति का होता है। तो ज्यामिति का अंतर भी होता है और ज्यामिति के आधार पर इनकी परिभाषा भी होती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? तो क्रिस्टल की ज्यामिति हमेशा एक निश्चित होती है, निश्चित ज्यामिति से बने होते हैं, और वो क्रिस्टल से हम कैसे भी कहीं से भी प्राप्त करें वैसी ज्यामिति प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ अभी कि नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो क्रिस्टल पदार्थ होता है, और उस नमक को हम चाहे कहीं से भी प्राप्त कर लें, किसी लैब से प्राप्त कर लें, किसी समुद्र से प्राप्त कर लें, कहीं धरती से खुद रहे वहाँ से प्राप्त कर लें, कहीं से भी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करेंगे और उसके अंदर की अगर व्यवस्था देखेंगे तो हमें सब में एक जैसी दिखाई देगी, एकदम सही ज्यामिति मिलेगी। एक सोडियम आयन फिर क्लोराइड आयन फिर सोडियम आयन फिर क्लोराइड आयन, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित ज्यामिति मिलेगी। और यदि इसके स्थान पर हम मतलब प्लास्टिक लेते हैं, कोई रबड़ लेते हैं, कांच लेते हैं, तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती, किसी प्रकार की कोई ज्यामिति नहीं। हम बता नहीं सकते भी कि थोड़ा सा तो हमारे पास पार्ट है, उसके आगे कैसा पार्ट होगा नहीं बता सकते, तो इसकी ज्यामिति नहीं होती। तो ज्यामिति में क्या होगा? क्रिस्टल की नियमित ज्यामिति होती है। और यहाँ पर मैं चलो लिख देता हूँ अक्रिस्टल का क्या होगा, इसकी ज्यामिति अनियमित होगी। पहला अंतर, अंतर भी और परिभाषा भी। तो ये क्रिस्टल की परिभाषा भी होती है कि क्रिस्टल किसको कहेंगे? वह पदार्थ जिसमें उसके अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, वह ठोस पदार्थ जिसमें उसके अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और निश्चित ज्यामिति नहीं बनाते हैं वो अक्रिस्टलीय होंगे। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? इसका मैंने उदाहरण तुम्हें 100 बॉल का बता ही दिया था। 100 बॉल एक रंग की है, 100 बॉल दूसरे रंग की है, अस्त व्यस्त तरीके से डाल दी या उनको व्यवस्थित रख दिया। दूसरा अंतर होता है कि अभी जो बॉल का उदाहरण दिया था, बॉल का उदाहरण दिया तो उसमें हमें पता है भी कि पहले सफ़ेद बॉल है, उसके बाद काली है, फिर सफ़ेद है, फिर काली है, फिर सफ़ेद है, फिर काली है, और ये अगर व्यवस्था हमारा बक्से तक न होकर काफ़ी लंबी हो तब भी यही रहेगी, हर जगह यही रहेगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये दीर्घप्रासी व्यवस्था है। और जो हमने 100 + 100 200 बॉल ऐसी डाल दी थी, उसमें हम नहीं बता सकते कि कब हो सकता है 3 सफ़ेद एक साथ आ गई हो सकता है 5 काली एक साथ आ गई हो, फिर एक कैसे भी हो सकती है। उसकी कोई जो व्यवस्था है वो दीर्घप्रासी नहीं होती, वो लघु व्यवस्था होती है। तो दूसरी होती है प्रास व्यवस्था या प्रास। तो ये होते हैं दीर्घप्रासी और ये होते हैं लघुप्रासी। दीर्घप्रासी का उदाहरण मैंने दे दिया। एक दूसरा उदाहरण भी मान सकते हैं कि मान लीजिए ये पूरा बोर्ड क्रिस्टल है, पूरा बोर्ड क्रिस्टल का है, तो पूरा बोर्ड क्रिस्टल का है, तो यहाँ पर अगर इस पार्ट में इसके अवयवीकरणों को देखें इस जगह पर अवयवीकरणों को सोचें, इस जगह पर अवयवीकरण देखें, हर एक जगह एक ही जैसी संरचना मिलेगी, एक ही प्रकार की ज्यामिति मिलेगी। इस कारण इसको दीर्घप्रासी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अक्रिस्टल में एक जैसी नहीं होगी, थोड़ी सी देर चलेगी उसके बाद बदल जाएगी। तीसरा मुख्य अंतर होता है इसमें गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, किसका होता है मेल्टिंग पॉइंट? ठोस का होता है या द्रव का होता है या गैस का होता है? यहाँ कंफ्यूज होते हो। गलनांक, गलन अंक, मेल्ट पिघलना, और पिघलता कौन है?
ठोस पिघलता है। तो गलनांक हमेशा ठोस का होता है। और गलनांक में अब मैं फिर उदाहरण देता हूँ। नमक का जो गलनांक होता है वो एक निश्चित ताप होता है, उसका होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर नमक को हम गर्म करना शुरू करें, घर के तापमान पर नहीं पिघलेगा, क्योंकि घरों में जो रसोई में तापमान अधिकतम होता है 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसको बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है। जब इतना ताप देते हैं तो जब तक उसका तापमान 600 डिग्री, 650, 700, 750 है, 790 तक है, 799 तक है, 799 तक भी ये ठोस है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ठोस है, लेकिन 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव आ गया, एकदम पिघलता है। 800 डिग्री तक ठोस है, लेकिन 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव हो गया। क्या मतलब हो गया कि इसका जो गलनांक होता है वो शार्प पॉइंट होता है, इसका है वो एक निश्चित बिंदु होता है, निश्चित ताप होता है। जबकि एक्रिस्टल का उदाहरण ले लो, कोई रबड़ का उदाहरण ले लेते हैं। ठोस रबड़ है हमारे पास, उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया, पहले कठोर था, गर्म करना शुरू कर दिया थोड़ा सा मुलायम होगा, और गर्म करना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा और मुलायम हो जाएगा। और फिर मान लिया ये है पूरा रबड़ था, इसको हमने हीट देना शुरू करी थी, लगातार गर्म करते गए तो ये मुलायम होता गया, और फिर हो सकता है कि यहाँ तो पिघल गया हो, यहाँ से मेल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ठोस है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ये अवस्था पिघल गई, ये ठोस है, थोड़ी देर बाद में ये भी पिघलेगी। यानी इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है, कोई निश्चित तापमान पर नहीं कह सकते कि अब इतना तापमान हो गया तो अभी ये पिघली हुई अवस्था में मिलेगा, नहीं। तो इसका जो तापमान है वो अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित नहीं होता। अगला एक अंतर होता है विषमदैशिकता। समदैशिकता या विषमदैशिकता इसको कह सकते हैं। समदैशिकता लिख रहा हूँ मैं, विषमदैशिक भी इसको कहेंगे। ये अंतर मुख्य रूप से आएगा, और ये अंतर मुख्य रूप से 3 भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण चाहे तो होता है यांत्रिक सामर्थ्य, या होता है अपवर्तनांक, या होती है विद्युत चालकता। ये 3 भौतिक गुण हैं। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में मान लिया हमारे पास ये पूरा क्रिस्टल है, पूरा क्रिस्टल है, इसको दो अलग अलग न माने, एक ही है। अब इसका इस दिशा से इन तीनों में से कोई एक गुण का नाप करते हैं, अपवर्तनांक का या यांत्रिक सामर्थ्य नापते इधर से, और एक नापते इधर से, तो दोनों अवस्थाओं में यांत्रिक सामर्थ्य अलग अलग आएगी। किसमें? क्रिस्टल में। जबकि अक्रिस्टल में यहाँ से नापें या यहाँ से नापें, हर जगह समान रहेगी। तो कौन समदैशिक होगा, कौन विषमदैशिक हो गया? जिसमें ये बराबर नहीं है तो विषम आ गया। तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं, और ये समदैशिक होते हैं। कैसे आएगा, इतना अंतर क्यों आ गया? चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल ठोस है और ये एक अक्रिस्टल ठोस है। दो अलग अलग ठोस ले लिए हमने, एक क्रिस्टल और एक अक्रिस्टल। क्रिस्टल में आपको बताया था कि इनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, इनके कणों की जो व्यवस्था होती है वो एक निश्चित होती है। इसमें अगर हम ए बी दिशा में देखें या इस सी डी दिशा में देखें,
तो मान अलग अलग आएंगे। स्पष्ट दिख रहा है कि मान अलग अलग क्यों आएंगे? स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि इस दिशा में देखते हैं तो नीला काला नीला काला नीला, यहाँ देखें तो नीला नीला नीला, अब की बार सारे एक ही होंगे। तो इस यहाँ पर CD जो दिशा होगी इसमें यांत्रिक सामर्थ्य का मान अलग आएगा और AB दिशा में यांत्रिक सामर्थ्य का मान अलग आएगा। जबकि इसमें हम किसी भी दिशा में देखेंगे तो कोई न कोई बराबर मिलेंगे। यहाँ पर भी हमें 5 नीले मिलेंगे, यहाँ पर भी उसी तरह हमें 5 नीले मिल जाए, 2 सफ़ेद काले मिले, 3 काले मिले, तो यह होगा। तो समदैशिक और विषमदैशिक क्या हो गया? तो ये भौतिक गुण होते हैं और भौतिक गुण यांत्रिक सामर्थ्य, अपोतनाक और विद्युत चालकता होती है। ये अगर किसी कृष्ण नहीं बोलेंगे, मैं ठोस बोलूँगा एक बार, किसी ठोस में अगर अलग अलग दिशाओं से इन गुणों के मान ज्ञात करें तो अगर प्रत्येक दिशा में ये मान अलग अलग प्राप्त होते हैं तो वो विषमदैशिक होगा, और अगर प्रत्येक दिशा में ये मान समान प्राप्त होते हैं तो उसको हम समदैशिक कहेंगे। इस कारण अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं होती, तो लगभग बराबर संख्या में इनके कण मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था निश्चित होती है, तो एक दिशा में अलग प्रकार के कण मिलेंगे, दूसरी दिशा में अलग प्रकार के कण मिलेंगे, तो इसके कारण इनके गुणों में अंतर आ जाएगा। अगला जो अंतर होगा, तैयार हो गए? अगला जो अंतर होगा वो होता है इनकी प्रकृति का, कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं और इनको अवास्तविक या आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस भी इनको कहते हैं। यह इसका एक नाम और होता है अतिशीतित द्रव भी इसको कहते हैं। अतिशीतित द्रव इनको कहते हैं। और एक नाम, ये अतिशीतित द्रव का नाम क्यों पड़ा? वो नाम पड़ता है इसमें श्यानता के आधार पर। अब एक नया नाम हो रहा है हमारे पास, श्यानता, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो पहले श्यानता किसे कहते हैं ये समझ लो। श्यानता किसका गुण होता है? ठोस द्रव गैस में से श्यानता हमेशा द्रव का गुण होता है, और बहने की प्रवृत्ति को श्यानता कहते हैं। बहने की प्रवृत्ति, बहने की प्रवृत्ति को श्यानता कहते हैं। जैसे हमारे पास ये ढालू तल है, हमने यहाँ पर पानी डाल दिया, नीचे जाएगा तेजी से, तो ये बहने की प्रवृत्ति तीव्रता है, तो ये कहेंगे कि पानी की श्यानता कम है। अब यहाँ पर शहद डाल दिया, शहद धीरे धीरे जाएगा, उसके बहने की प्रवृत्ति धीमी है, तो उसको कहेंगे उसकी श्यानता अधिक है। अब एक उदाहरण और लेते हैं, सड़क जो बनाते हैं चारकोल, कोल तार भी के उसको कहते हैं। तो कोल तार अगर पिघला हुआ है तो वो भी धीरे धीरे बहता है, तो उसकी श्यानता और ज़्यादा है। और अगर तापमान ज़्यादा नहीं है तो वो ठोस रूप में भी है। तो ठोस रूप में है तो उसकी श्यानता तो है, लेकिन श्यानता इतनी ज़्यादा है कि उसकी बहने की गति तो बहुत ही कम है। इस कारण ये मानकर चलते हैं कि जो ठोस रूप में जो तारकोल है, कोल तार है, वो अक्रिस्टलीय है। और ये इतना है कि वो है तो एक द्रव लेकिन जमा हुआ है। और जमा किसके कारण है? वो निर्भर करेगा कि उसका जो गलनांक है वो कितना है, हिमांक कितना है, उस पर निर्भर करेगा। तो इस कारण इसको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो अतिशीतित द्रव का मतलब हो गया, जिस पहले मैंने अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण दिया था कि एक बक्से के अंदर 200 बोल हमने अस्त व्यस्त डाल दी, कहीं पर भी कुछ भी था। इसी प्रकार अगर बहता हुआ कोई द्रव है और वो जम जाए तो उसके अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं रहती, इस कारण वो अतिशीतित द्रव भी कहलाता है और वो आभासी ठोस भी कहलाता है। तो इस कारण इसको आभासी ठोस कहते हैं और अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। और इसी श्यानता के कारण एक उदाहरण भी देखने को मिलता है, जिसमें हमने आज इतना ध्यान नहीं दिया होगा, कभी किताबों में पढ़ते हैं तब जब हमारा ध्यान जाता है उस पर कि जो पुराने मकान हैं उन मकानों में किवाड़ों के अंदर जो
खिड़की में कांच लगा होता है, उस कांच के अगर ऊपर से और नीचे से मोटाई नापेंगे तो ऊपर से मोटाई कम मिलेगी, नीचे से मोटाई ज़्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी कारण होता है कि कांच भी एक अतिशीतित द्रव है, उसमें भी बहने की प्रवृत्ति है, वो एकस्टलीय ठोस है और बहने की प्रवृत्ति है। इसके कारण ऊपर के जो कण है वो धीरे धीरे बह के नीचे पहुँचे, लेकिन नीचे पहुँचने में उसको कई साल लग गए। इस कारण ऊपर से वो पतला हो गया, नीचे से मोटा हो गया, श्यानता के कारण। इसके कारण वो आभासी ठोस भी कहलाता है, ये अतिशीतित द्रव भी कहलाता है, वो एकस्टलीय होता है। और ये जो कांच का उदाहरण दिया आपको, ये इसमें हमें साफ दिखाई दे देता है। अगला गुण है एक विदलन गुण। विदलन का मतलब है काटना। अगर हम किसी कृष्ण को काटेंगे तो काटने के बाद जो इसकी परत बनेगी वो परत बिल्कुल चिकनी होगी, एकदम सही तरीके से कटेगी कृष्ण की। लेकिन अकृष्ण की इसमें बीच में से कण निकल जाएंगे, ये परत उबड़ खाबड़ रहेगी। हमारे पास इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम रबड़ का भी मान सकते हैं, पनीर का मान सकते हैं, गुड़ का मान सकते हैं। काटेंगे तो एकदम उसकी जो परत है वो एकदम साफ नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, उसमें से कुछ दाने निकले हुए होंगे। तो विदलन गुण में इसमें जो सतह है, सतह स्पष्ट होगी या साफ होगी, लेकिन इसमें अस्पष्ट होगी, खुरदरी होगी, ये चिकनी होगी। तो ये इनके मुख्य रूप से अंतर आ गए, साथ में इसकी परिभाषा भी आ गई। अब एक नाम और होता है बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहुक्रिस्टलीय ठोस, ये एक नया नाम आया है। ये न तो क्रिस्टल होता है, न अक्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल और अक्रिस्टल के अतिरिक्त होता है, उनके अलावा होता है। इनके अलावा कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो ये इसकी विशेषता ये होती है कि ये दिखने में तो अक्रिस्टलीय होगा, लेकिन इसकी संरचना क्रिस्टल जैसी। तो ये क्या होगा? दिखने में अक्रिस्टलीय और संरचना क्रिस्टलीय। और ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे ठोस जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अतिरिक्त, जो दिखने में तो अक्रिस्टलीय होते हैं परंतु जिनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमने पढ़ लिया, इनमें अच्छा काम का कौन सा है? क्रिस्टलीय। ऐसी बात नहीं है, अक्रिस्टलीय भी हमारे बहुत काम का है। सबसे ज़्यादा काम अक्रिस्टलीय तो आते हैं। बहुलक पदार्थ जितने भी हैं, आजकल तो ज़माना ही उनका है, सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कार्बन अक्रिस्टलीय है, इसका जो हीरा और ग्रेफाइट उनको छोड़कर बाकी ज़्यादातर अक्रिस्टलीय। तो बहुत से पदार्थ होते हैं जो हमारे जो अक्रिस्टलीय होते हैं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा काम भी आते हैं, और क्रिस्टलीय तो हमारे काम आते ही आते हैं। आज का इतना।